सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेकंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो पिछले साल आपके सीनियर से पूछा गया था। और इस पेपर को सॉल्व करते समय आपको एहसास होगा कि जो फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेकंड सब्जेक्ट है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और इस सब्जेक्ट को के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता पड़ती है और बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ती है। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने प्रॉब्लम बता दिया कि इस सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, साथ ही में हमको ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सारथी, जो आपके टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे आपका इंतज़ार कर रहा है। तो जाइए जल्दी से टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का। साथ ही साथ आपको लिंक मिल जाएगा सारथी फॉर बीकॉम 4th सेमेस्टर। जो भी स्टूडेंट्स हैं डीडीयू के, एलयू के, कानपुर यूनिवर्सिटी के, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के या फिर आगरा यूनिवर्सिटी के, किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर आप हैं और आपके सब्जेक्ट आपके कोर्स में बीकॉम के कोर्स में आप बीबीए एमबीए किसी भी कोर्स में फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम टैक्स, इसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, इनका पूरा कंप्लीट जो है आपका सॉल्यूशन है एमसीक्यू पीडीएफ्स और वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जस्ट 249 केवल 249 रुपये में हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे। तो जाइए ऐप को डाउनलोड करिए और साथी को ज्वाइन करिए, फिर देखिए सेमेस्टर एग्ज़ाम आपका कैसे बेहतर जाता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट साइकिल इंक्लूड हाउ मेनी फेजेस, यानी परियोजना चक्र में चरण शामिल हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम प्रोजेक्ट साइकिल की बात करते हैं तो सबसे पहला होता है प्रोजेक्ट इनिशिएशन या आइडेंटिफिकेशन, फिर प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन होता है, फिर उसका एग्जीक्यूशन होता है, फिर उसके बाद से उसका एग्जीक्यूशन के बाद अप्रेजल होता है, फिर उसका इवैल्यूएशन होता है। ऐसे 5 फेजेस होते हैं, 5 चरण होते हैं जिनसे होकर आपका प्रोजेक्ट साइकिल गुजरता है। तो ये प्रोजेक्ट साइकिल आई थिंक सेकेंड चैप्टर है आपके फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेकेंड का, चैप्टर नंबर 10 आपके बुक में दिया गया होगा। उस चैप्टर को मैंने सारथी वाले बच्चों को पढ़ाया भी था लाइव क्लास में। तो बड़ा बेनिफिशियल है आपके लिए सारथी ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है और साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करा दी जाती है। सेकंड क्वेश्चन है अपॉर्चुनिटी एनालिसिस रिवील्स, यानी अवसर विश्लेषण क्या दर्शाता है? तो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस यानी अवसर विश्लेषण स्ट्रेंथ और वीकनेस यानी ताकत एवं कमजोरियों को बताता है। किसको बताता है? ताकत एवं कमजोरियों को। कौन बताता है? अपॉर्चुनिटी एनालिसिस यानी अवसर विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 3 है ओनरशिप पोजीशन ऑफ मोर देन 50% इन अ बिजनेस इज नोन एज, किसी व्यवसाय की 50% से अधिक स्वामित्व की स्थिति के रूप में जाना जाता है। तो अगर किसी भी व्यवसाय में आपका जो ओनरशिप है वो 50% से ज़्यादा है तो उसको मेजॉरिटी इंटरेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेजॉरिटी इंटरेस्ट यानी बहुमत हित कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी करा रखा है सारथी वाले बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोजेक्ट इज़ नॉट कंसर्न विथ, यानी परियोजना का डैश से सरोकार नहीं है। तो प्रोजेक्ट कंसर्न नहीं है, प्रोजेक्ट कंसर्न्ड नहीं है क्रिएटिविटी से। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, दैट इज़ क्रिएटिविटी यानी सृजन। परियोजना सृजन से सरोकार नहीं है, यानी प्रोजेक्ट क्रिएटिविटी से कंसर्न्ड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है लार्ज इन्वेस्टमेंट इज़ मेड इन वर्कफोर्स, मानव बल में बड़ा निवेश करना कहलाता है। तो जब भी आप निवेश करते हैं बड़े पैमाने पे वर्कफोर्स में तो इसको हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव। क्या कहते हैं? लेबर इंटेंसिव यानी श्रम घनिष्ठ। तो जब भी मानव बल में बड़े स्तर पे निवेश किया जाएगा यानी वर्क फोर्स में लार्ज इन्वेस्टमेंट किया जाएगा देन दिस इन्वेस्टमेंट शैल बी कंसिडर्ड एज लेबर इंटेंसिव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डील्स विथ, जो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है वो किस चीज़ से डील करता है? तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डील करता है एक वाइबल प्रोडक्ट आइडिया को पहचानने से। किससे? एक वाइबल प्रोडक्ट आइडिया यानी एक व्यवहार्य उत्पाद विचार को पहचानने से। कौन डील करता है दोस्तों? प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट साइकिल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 फिजिबिलिटी स्टडी इज डिफाइंड एज अ, तो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि फिजिबिलिटी स्टडी यानी व्यवहार्यता अध्ययन का मतलब होता है कि जो आप ख्याली पुलाव अपने दिमाग में बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट का आइडिया प्लान आप दिमाग में बना रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट का आइडिया और प्लान प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड फिजिबिलिटी, मतलब उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी है कि नहीं, उस प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं।
तो फिजिबिलिटी स्टडी में आपका यही काम होता है कि आप देखते हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो आपका प्रैक्टिकली इन्फोर्स हो सकता है या नहीं। तो 7 का आंसर ए हो जाएगा, दैट इज़ फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज, यानी लाभदायक अवसरों की औपचारिक जांच ये फिजिबिलिटी स्टडी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पर्पज़ ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन इज टू डिटरमाइन द, यानी परियोजना निर्माण का उद्देश्य निर्धारित करना है। तो परियोजना निर्माण का उद्देश्य होता है प्रस्तावित परियोजना का कुल प्रभाव को निर्धारित करना। दैट मीन्स डिटरमाइनिंग द टोटल इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, यानी जो प्रोजेक्ट आप प्रपोज कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का टोटल इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, उस प्रस्तावित परियोजना का कुल प्रभाव क्या रहने वाला है, ये आप कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में डिसाइड करते हैं। ये प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन का पर्पस होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोजेक्ट अप्रेजल इज एन और ए। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल एक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस होता है, एक लाभप्रदता विश्लेषण होता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोजेक्ट अप्रेजल एक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है, यानी एक लाभप्रदता विश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्केट रिसर्च इज कंसर्न विथ, यानी बाजार अनुसंधान जो होता है वो किससे कंसर्न होता है। तो जो बाजार अनुसंधान होता है, जो मार्केट रिसर्च होता है, इट इज़ कंसर्न विथ कमर्शियलाइजेशन पीरियड। मतलब जब भी आप मार्केट रिसर्च करते हैं तो आपका मकसद होता है ना ये पता लगाना कि जो भी प्रोडक्ट आपके पास है, जो भी सर्विस आप डेवलप कर रहे हैं नया मार्केट में, क्या वो प्रोडक्ट या सर्विस को आप कमर्शियलाइज़ कर सकते हैं, मतलब उसको बेच के पैसा कमा सकते हैं। तो मार्केट रिसर्च में आप कमर्शियलाइजेशन पीरियड यानी व्यवसायीकरण की अवधि की जांच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पेबैक पीरियड डील्स विथ, यानी पेबैक पीरियड की अवधि किससे संबंधित है। तो पेबैक अवधि जो है आपकी वो संबंधित है पीरियड रिक्वायर्ड फॉर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकवरी। क्या कहते हैं इसको, निवेश वसूली की लागत के लिए आवश्यक अवधि। ध्यान से समझिएगा, पेबैक पीरियड का मतलब होता है आपने किसी प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपया लगाया, तो ये 10 लाख रुपया आपको दोबारा कब मिल जाएगा उस प्रोजेक्ट से, दिस इज़ कॉल्ड पेबैक पीरियड। मान लीजिए 10 साल में निकल रहा है तो आपका जो पेबैक पीरियड है वो बहुत ख़राब है। तो पेबैक पीरियड का मतलब होता है आपने ओरिजिनली जो इन्वेस्टमेंट किया था वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में दोबारा रिकवर कैसे हो जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड, कितने टाइम में हो जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड पेबैक पीरियड। क्वेश्चन नंबर 12 है, एनपीवी मेथड रिलेट्स टू, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो है, नेट प्रेजेंट वैल्यू विधि जो है ये किससे संबंधित है। तो नेट प्रेजेंट जो वैल्यू होती है इट इज़ रिलेटेड विथ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर वैल्यूज़। एनपीवी में हम करते क्या है, एनपीवी में जो भी फ्यूचर की वैल्यूज़ हैं उस फ्यूचर की वैल्यू को हम प्रेजेंट में लाते हैं, उसको हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू विधि संबंधित है भविष्य के सभी मूल्यों का वर्तमान मूल्य निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने का लिमिट क्या है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने का लिमिट है 1 करोड़, यानी 1 करोड़ रुपया तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री इंक्लूड्स, यानी लघु क्षेत्र उद्योग में क्या शामिल होते हैं। तो स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में आपके हैंडीक्राफ्ट भी शामिल होते हैं, आपके हैंडलूम्स भी शामिल होते हैं, सेरीकल्चर भी शामिल होते हैं। यानी स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री में हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, रेशम के कीड़ों को पालना, ये सब कुछ होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनाइज बाय इंडिविजुअल। इसमें से कौन सा इंडिविजुअल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑप्शन है कॉटेज इंडस्ट्रीज़, रेलवे इंडस्ट्री या केमिकल इंडस्ट्री। कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जो इंडिविजुअल्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी व्यक्तियों द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इस इंडस्ट्री को हम कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। क्या कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कुटीर उद्योग। तो जो कुटीर उद्योग होता है इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय इंडिविजुअल्स, इंसानों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज स्पेसिफिकली फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज। कौन सा वित्तीय संस्थान विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों के लिए है। तो वो है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये तो आप लोग काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस जो आपका बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट होता है, वहीं से ये चीज़ आपको पढ़ाई जाती है। जो सिडबी होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मकसद होता है हिंदुस्तान में जितने भी आपके
ऐसे बिजनेसेस हैं जो बड़े ही छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं या फिर मीडियम स्तर पे काम कर रहे हैं, उनको डेवलप करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है IDBI दैट इज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत में कब इसका स्थापना हुआ था? तो IDBI इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भारत में हुई थी दोस्तों 1964 यानी 1964 में। याद रखिएगा, IDBI की स्थापना भारत में हुई थी 1964 में। क्वेश्चन नंबर 18 है ICICI वॉज सेटअप एज, यानी जो ICICI है वो किसके रूप में स्थापित किया गया था? तो ICICI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये सेटअप हुआ था एज अ पब्लिक सेक्टर, एक सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में सेटअप हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट इज ड्यू टू, यानी उपकरणों के मानकीकरण की कमी का कारण क्या है? तो उपकरणों की मानकीकरण का जो कमी है उसका कारण है दोस्तों एक्सटर्नल कांस्टेंट, यानी बाह्य बाधाएं। तो बाह्य बाधाएं उपकरणों के मानकीकरण की कमी का कारण है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज एक्सटर्नल कांस्टेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 है इनपुट एनालिसिस रिलेट्स विथ, इनपुट विश्लेषण किससे संबंधित है? तो आपका जो इनपुट एनालिसिस होता है, इनपुट विश्लेषण होता है, ये संबंधित है रिसोर्स रिक्वायरमेंट से, यानी संसाधन की आवश्यकता से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है प्रोजेक्ट डिज़ाइन डिफाइंस, प्रोजेक्ट डिज़ाइन क्या डिफाइन करता है, यानी परियोजना डिज़ाइन क्या परिभाषित करता है? तो प्रोजेक्ट डिज़ाइन डिफाइन करता है अलाइड एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी परियोजना की संबद्ध गतिविधियों को किसको डिफाइन करता है? प्रोजेक्ट डिज़ाइन डिफाइन करता है जो प्रोजेक्ट से संबंधित गतिविधियां होती हैं, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड अलाइड एक्टिविटीज़, यानी जो उसके हेल्प करने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब कुछ कहा जाती हैं प्रोजेक्ट डिज़ाइन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विथ क्वान्टिफाइबल प्रोजेक्ट। तो मैंने सारथी वाले बच्चों को बताया था दो प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं, क्वान्टिफाइबल प्रोजेक्ट एंड नॉन क्वान्टिफाइबल प्रोजेक्ट। तो क्वान्टिफाइबल प्रोजेक्ट किससे कंसर्न नहीं होता है? तो क्वान्टिफाइबल प्रोजेक्ट फैमिली वेलफेयर यानी परिवार कल्याण से कंसर्न नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज। तो प्रेफरेंस शेयर पर दिए जाने वाला जो डिविडेंड होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है। तो पूर्वाधिकार अंश पर जो लाभांश की दर होती है वो निश्चित होती है, वो फिक्स्ड होता है। क्वेश्चन 24 है द रिस्क इन प्रेफरेंस शेयर इज, यानी पूर्वाधिकार अंश में जोखिम कैसा होता है? तो प्रेफरेंस शेयर में जो रिस्क होता है वो मिनिमम होता है, वो न्यूनतम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन डिबेंचर इज, यानी ऋण पत्र पर दिया जाने वाला ब्याज क्या होता है? तो जब भी हम डिबेंचर पर दिया गया इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वो जो इंटरेस्ट होता है इट इज़ कंपल्सरी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपके लिए एक लाइबिलिटी होता है और इसको पे करना कंपल्सरी होता है। क्वेश्चन 26 है प्रोडक्ट सिलेक्शन इज अफेक्टेड बाय, यानी उत्पाद चयन प्रभावित होता है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन जो होता है वो इफेक्ट होता है टेक्निकल नॉलेज से भी, मार्केट में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी से भी, और कंपटीशन की पोजीशन की वजह से। तो ये तीनों के तीनों कारण होते हैं जिसके माध्यम से प्रोडक्ट सिलेक्शन इफेक्ट हो जाता है। कौन कौन से कारण हैं? टेक्निकल नॉलेज यानी तकनीकी ज्ञान, इसकी वजह से उत्पाद चयन प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसके अलावा बाजार की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, और पोजीशन ऑफ कंपटीशन यानी प्रतियोगिता की स्थिति, ये सभी के सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 27 प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इनेबल्स द प्रोजेक्ट टू बी एक्सेप्टेड इफ़ इट इज़, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना होगा तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, तो फिर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। हिंदी में अगर लाभप्रदता सूचकांक परियोजनाओं का सकारात्मक होता है तो उनको स्वीकार करना सक्षम बनाता है। क्वेश्चन 28 है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या क्या आता है? तो जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस होता है इसमें आइडिया डेवलपमेंट भी आता है, यानी विचार का विकास भी आता है, कंसेप्ट डेवलपमेंट यानी अवधारणा का विकास करना भी आता है, मार्केट टेस्टिंग यानी बाजार परीक्षण भी आता है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ये सभी के सभी आते हैं, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 29 है कोर कॉम्पिटेंसीज रिलेटेड विथ, मूल क्षमता का संबंध किससे है? तो कोर कॉम्पिटेंसी जो होती है, मूल क्षमता जो होती है, वो इंटरनल वैल्यू एडिशन से आती है। एक मिनट, सॉरी ये हो जाएगा आपका जो कोर कॉम्पिटेंसी होती है ये रिलेटेड होती है किससे? तो कोर कॉम्पिटेंसी रिलेटेड होती है इंट्रिंसिक वैल्यू एडिशन से, यानी अंतर्निहित मूल्यवर्धन से। कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है कि आपके अंदर, आपके अंतर्निहित
में क्या चल रहा है, आपके अंतर्निहित में कितना वैल्यू एडिशन हो सकता है, कितना मूल्यवर्धन हो सकता है। दिस इज कॉल्ड योर कोर कॉम्पिटेंसी। क्वेश्चन नंबर 30, टाइप ऑफ शेयर्स आर, तो दो प्रकार के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा 12th में। टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेट्स, टेक्निकल एनालिसिस क्या इंडिकेट करता है, तो टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेट करता है टेक्निकल फीजिबिलिटी को, यानी तकनीकी उपयुक्तता को। किसको? तकनीकी उपयुक्तता यानी टेक्निकल फीजिबिलिटी को टेक्निकल एनालिसिस इंक्लूड करता है, इंडिकेट करता है। 32 है, प्रोडक्शन प्रोसेस शुड नॉट बी, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा नहीं होना चाहिए, उत्पादन प्रक्रिया कैसी नहीं होनी चाहिए, तो उत्पादन प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा समय भी नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा उलझा हुआ भी नहीं होना चाहिए। तो सभी के सभी प्रोडक्शन प्रोसेस में होने चाहिए। प्रोडक्शन प्रोसेस लंबा प्रक्रिया भी नहीं होनी चाहिए, जल्दी से प्रोडक्शन हो जाए। प्रोडक्शन प्रोसेस में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए। प्रोडक्शन प्रोसेस उलझा हुआ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 33 है, न्यू वेंचर फाइनेंसिंग इज कंसर्न विथ, जो न्यू वेंचर फाइनेंसिंग होता है वो उसको हम क्या कहते हैं, तो न्यू वेंचर फाइनेंसिंग को हम एन अर्ली स्टेज कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? एन अर्ली स्टेज कंपनी। तो 33 का जो आंसर होगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। न्यू वेंचर फाइनेंसिंग इज ऑल्सो नोन एज अर्ली स्टेज कंपनी, ठीक है। चलिए 34 है, सिडबी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, तो सिडबी की स्थापना कब हुई थी, तो जो सिडबी थी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले IDBI की हुई थी 1964 यानी 1964 में। अगला क्वेश्चन है, कंसल्टेंसी रिलेट्स विद द फॉलोइंग एक्सेप्ट, परामर्श निम्नलिखित को छोड़कर संबंधित से जुड़ा हुआ है। तो जो आपका कंसल्टेंसी है वो रिलेटेड है एंसिलरी रिलेशनशिप से। किससे? एंसिलरी रिलेशनशिप यानी सहायक संबंध से। याद रखिएगा जो कंसल्टेंसी होती है, ये लास्ट चैप्टर, आई थिंक सेकंड लास्ट चैप्टर होगा फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेकंड का, उसमें आपको कंसल्टेंसी के बारे में पढ़ाया जाता है। तो कंसल्टेंसी किससे संबंधित होती है दोस्तों, तो कंसल्टेंसी संबंधित होती है प्लान्ड प्रोसेस ऑफ कस्टमर या एंसिलरी रिलेशनशिप। तो सॉरी गलत होगा इसका ऑप्शन होगा ना, कंसल्टेंसी रिलेट्स विद द प्लान्ड प्रोसेस ऑफ, अच्छा लिखा है रिलेट्स विद द फॉलोइंग एक्सेप्ट कहा है, तो एक्सेप्ट एंसिलरी रिलेशनशिप हो जाएगा, सहायक संबंध, बाकी सब तो हैं ही। 36 है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंसल्टेंसी फैसिलिटेट द एंटरप्रेन्योर्स, जो इनडायरेक्ट मेथड होता है कंसल्टेंसी का वो एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करता है। तो 36 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंसल्टेंसी फैसिलिटेट द एंटरप्रेन्योर टू बी मोर अवेयर अबाउट हिमसेल्फ, मतलब ये है कि जो इनडायरेक्ट मेथड है कंसल्टेंसी का, परामर्श का जो अप्रत्यक्ष तरीका है, उसके माध्यम से उद्यमियों को अपने बारे में और जानने का मौका मिलता है, तत्काल पर्यावरण का आर्थिक गहनता से अध्ययन करने का मौका मिलता है, समीक्षा के लिए विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए भी मिलता है। 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, तो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, इनोवेशन, नवाचार। तो निम्न में से कौन सा कुछ नया बनाने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, तो उसको हम इनोवेशन कहते हैं, नवाचार कहते हैं। 38 है, जेस्टेशन पीरियड इज कंसर्न विथ, यानी गर्भकाल का संबंध किससे है, तो जेस्टेशन पीरियड है इंक्यूबेशन पीरियड से संबंधित, यानी उद्भवन काल से, ठीक है। चलिए 39 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज पॉसिबल विथ, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग से भी, प्रॉपर एजुकेशन से भी, मोटिवेशन से भी, तीनों का तीनों तरीका हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इन सभी माध्यम से उद्यमिता विकास संभव है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पॉसिबल है। 40 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर डिपेंड्स ऑन द, मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि सारथी में आपको कंप्लीट MCQs और वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जल्दी से जाइए टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करिए और सारथी फॉर बीकॉम 4th सेमेस्टर के व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का नाम है सारथी फॉर बीकॉम 4th सेमेस्टर, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डिपेंड्स ऑन द, एक एंटरप्रेन्योर की सप्लाई किस पे डिपेंड करती है, तो एक एंटरप्रेन्योर की सप्लाई जो है ना वो रेट ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ की दर पर भी निर्भर करती है। प्रिवेलिंग सोशल क्लाइमेट यानी वर्तमान सामाजिक वातावरण क्या है उस पर भी डील करती है, ठीक है। चलिए, तो सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर इस पर डिपेंड करती है किसके से, रेट ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ की दर, और प्रिवेलिंग सोशल क्लाइमेट यानी वर्तमान सामाजिक वातावरण। दैट्स इट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी ऊर्जा के साथ। तब तक पढ़ते रहिए पूरी शिद्दत के साथ और व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा
और टारगेट गुरुकुल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको सारथी का एक्सेस दिया जा सके। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परियोजना के साथ।